हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी वन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में रामचंद्र शुक्ल के से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण कथनों को हल करने वाले हैं। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जो हिंदी से संबंधित जिसमें रामचंद्र शुक्ल के कथन कम से कम 4 से 5 नहीं पूछे जाते हों। और यह सभी जो कथन हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कथन हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि कबीर की भाषा को सदुक्कुड़ी का है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कुड़ी कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को भाषा का डिक्टेटर कहा है कबीर को। और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। कबीर जो है वो एक निर्गुण संत काव्य धारा के कवि हैं। इनका पालन पोषण जो है वो नीरू नीमा नामक दंपत्ति जुल्हा ने किया था। इनके कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें थीं। कबीर की जो रचना है साखी शबद रमैनी, इसका संग्रह जो है वो बीजक के अंतर्गत किया गया था। कबीर दास जी के जो गुरु थे वो रामानंद थे। एक इनके मुस्लिम गुरु थे जो शेख तकी थे और इनके शिष्य धर्मदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन देखते हैं कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा हैं, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। किसने कहा था? यह आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा हैं, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि सूफी कवियों को प्रेम का पीर कहा है। किसको? आचार्य शुक्ल जी ने जो सूफी कवियों को प्रेम का पीर कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है। किसने? आचार्य शुक्ल जी ने तुलसी को जो है तुलसीदास जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है और इन्होंने कबीरदास जी का विरोध किया है। तुलसी का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद थे और तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही रचना की हैं। तुलसी की जो रचना है कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, कवितावली, रामचरितमानस आदि इनकी रचना है। रामचरितमानस जो है यह एक अवधि में रचित महाकाव्य है जिसका वर्णन 7 कांडों में किया गया है। वह 7 कांड हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि सूरदास को जीवन उत्सव का कवि का है। इसने शुक्ल जी ने जो है सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि का है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जो हैं कृष्ण भक्ति के कवि हैं। इनकी भक्ति जो है वो सख्य भाव की भक्ति मानी जाती है। सूरदास जी के जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य हैं। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। क्या दिया है? शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को जो है ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि रास पंचाध्यायी पर नंददास को जड़िया की उपाधि दी थी। तो शुक्ल जी के द्वारा
नंददास को उनकी रचना रास पंचाध्यायी के लिए इन्होंने उनको जड़िया की उपाधि प्रदान की थी। नंददास जो हैं वो अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि हैं और अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि कुंभन दास हैं और सबसे कनिष्ठ कवि जो हैं वो नंददास हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि पद्मावती में रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा दी है। तो शुक्ल जी ने जो है पद्मावती में रतन सेन के द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे प्रेम नहीं कहा है। क्या कहा है? जो पद्मावती को जो रतन सेन की जो प्राप्त करने की इच्छा है उसे प्रेम नहीं बल्कि इन्होंने रूप लोभ की संज्ञा दी है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्गी है। शुक्ल जी ने कहा है कि सूरदास की जो भक्ति का मेरुदंड है वो पुष्टि मार्गी ही है। नेक्स्ट देखते हैं, सूरदास को बातलस्य रस का सम्राट कहा है। तो शुक्ल जी के द्वारा सूरदास को जो है बातलस रस का सम्राट कहा गया है क्योंकि सूरदास जी के द्वारा श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन विशेष किया गया है, इसलिए इनको बातलस रस का सम्राट भी कहा गया है। और शुक्ल जी से संबंधित जो कथन हैं वो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इनके कथनों को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट देखते हैं, कथन 11 देखते हैं कि शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी माना है। किसने? शुक्ल जी ने जो है वो शुक्ल जी और राम कुमार वर्मा दोनों ने जो है विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी माना है। विद्यापति की जो रचना है, विद्यापति जी की 16 रचनाएं हैं जिसमें 13 रचनाएं तो इनकी संस्कृत में रचित हैं, 2 रचनाएं कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी 2 अवट्ट में रचित हैं और पदावली जो है इनकी मैथिली भाषा में रचित है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा हैं, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। तो साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा हैं, साहित्य के क्षेत्र में उसी को शुक्ल जी के द्वारा रहस्यवाद कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि घनानंद को साक्षात रस मूर्ति का कवि का है। तो शुक्ल जी के द्वारा जो है घनानंद को साक्षात रस मूर्ति का कवि कहा गया है। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद जो है वो रीति काल के रीति मुक्त के कवि हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि बिहारी के दोहों को रस के छोटे छोटे छींटे का है। तो शुक्ल जी के द्वारा जो बिहारी के दोहों को रस के छोटे छोटे छींटे कहा गया है। बिहारी जी का जन्म 1595 और कहीं कहीं इनका जन्म 1601 ईस्वी में भी देखा जाता है। बिहारी जी ने मात्र एक रचना से ही साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की है। बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध के कवि थे। इनकी रचना जो थी सतसई थी जिसमें 713 दोहों का वर्णन किया गया है। बिहारी जी जो थे वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि भूषण की भाषा की आलोचना की है। तो शुक्ल जी ने भूषण की जो भाषा है उसकी आलोचना की है। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। भूषण जो है अलंकारी
अलंकारवादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं बोधा को रसोन्मुख कवि कहा है। तो शुक्ल जी के द्वारा बोधा को रसोन्मुख कवि कहा गया है। बोधा जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद, ये सभी जो हैं रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कहा है। तो आचार्य शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कहा है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था और इनको राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। यह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। इनकी जो रचना है यशोधरा, इनकी रचना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। तो शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक को जो है वो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। श्रीधर पाठक का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कथन देखते हैं सदाशुकलाल न्याज को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है। तो शुक्ल जी के द्वारा सदाशुकलाल न्याज को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं छायावाद को मधुचर्या का है। तो शुक्ल जी के द्वारा छायावाद को है मधुचर्या कहा गया है। एक है मधुमती। तो मधुमती जो है वो केशव की है और मधुचर्या जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। तो शुक्ल जी के द्वारा छायावाद को जो है अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं पंत को छायावाद का प्रथम कवि माना है। तो शुक्ल जी के द्वारा छायावाद का जो प्रथम कवि माना गया है वो पंत को माना गया है, जबकि और पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौशानी में हुआ था। पंत की जो रचना है बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि आदि जो हैं इनकी रचना है। पंत जी को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार आदि उपनामों से जाना जाता है। इनकी पल्लव रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं यदि प्रबंधक काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो यह कथन जो है शुक्ल जी ने कहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह कथन जो है बहुत बार पूछा गया कथन है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहारी के दोहों को एक एक रत्न माना है। तो आचार्य शुक्ल जी ने बिहारी के दोहों को जो है एक एक रत्न के समान माना है। बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है। बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक थी। तो किसने कहा था? शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था कि बिहारी की जो भाषा थी वो चलती होने पर भी
वो एक साहित्यिक भाषा थी। नेक्स्ट देखते हैं, कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। तो जो है शुक्ल जी के द्वारा यह कथन बिहारी जी के बारे में कहा गया है कि कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है। यह किसने कहा था? यह कथन जो है बिहारी जी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा उनकी बड़ी स्वाभाविक, यह गलत है, स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है। भाषा उनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती है। तो यह कथन किसका है? यह कथन मंडन के लिए शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है कि भाषा उनकी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इनका सच्चा कवि हृदय था मतीराम। तो शुक्ल जी के द्वारा मतीराम के बारे में कहा गया था कि इनका जो हृदय था वो सच्चा कवि हृदय माना गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं भूषण। तो शुक्ल जी ने भूषण के बारे में कहा है कि वह हिंदू जाति के क्या थे? एक प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। भूषण एक अलंकारवादी कवि हैं। इनकी रचना भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, दूषण हजारा इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला निवास दास का परीक्षा गुरु निकला। तो अंग्रेजी ढंग का जो पहला उपन्यास जो है वो शुक्ल जी के द्वारा लाला निवास के द्वारा रचित परीक्षा गुरु को माना गया है, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कथन देखते हैं, भारतेंदु की भाषा को हरिश्चंद्र हिंदी का है। तो शुक्ल जी के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो भाषा है उसे हरिश्चंद्र हिंदी का है। भारतेंदु जी का जन्म जो है वो 1850 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1835 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कलयुग का कन्हैया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला था। तो शुक्ल जी का जो मानना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पहल जो है वो आलोचना का जो रास्ता निकाला था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निकाला था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम के आधार पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो शुक्ल जी के द्वारा यह कथन कहा गया है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही है सबसे अधिक संभव है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है कि भाषा की जो शक्ति का जो विकास है वो निबंधों के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट देखते हैं, उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। तो शुक्ल जी के द्वारा उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना गया है, जो कि आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित है। उसने कहा था जो है
1915 में रचित है। इनकी 3 कहानियाँ थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन जो है 1911 में रचित थी, बुद्धू का कांटा 1914 में रचित थी और उसने कहा था 1915 में रचित कहानी थी। इसके पात्र लहना सिंह इसके प्रमुख पात्र थे। उसने कहा था कहानी में एक आदर्श प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह का है। तो शुक्ल जी के द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को जो है वो बातों का संग्रह कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शुद्ध गुच्छों का एक अटाला समझिए। यह किसने कहा था? आचार्य शुक्ल जी ने कहा था कि गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शुद्ध गुच्छों का एक अटाला समझिए। नेक्स्ट देखते हैं छायावाद को चित्रभाषा पद्धति का है। क्या है? शुक्ल जी के द्वारा छायावाद को चित्रभाषा पद्धति कहा गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। तो शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है कि जो छायावाद की प्रवृत्ति है वह प्रेम गीतात्मक है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि आंसू रचना को सिंगारी विप्रलंभन का है। तो शुक्ल जी के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आंसू रचना को सिंगारी विप्रलंभन का है। आंसू का प्रकाशन जो है 1925 में हुआ था। यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उनकी अन्य रचना है झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनकी अन्य रचना है। इनके जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन देखते हैं कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा शुक्ल की देन है। तो आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल के कवियों को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं बातलस्य का कोना कोना झांक आए हैं। तो यहाँ पर सूरदास है, शायद ये कट गया है कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है कि सूरदास जो हैं बातलस्य का कोना कोना झांक आए हैं, क्योंकि सूरदास जी के द्वारा कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन जो है विशेष किया गया है, इसलिए उन्हें पातलरस रस का सम्राट भी कहा है। सूरदास की जो रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी आदि जो हैं इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि का है। तो शुक्ल जी के द्वारा भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि जो है वो कहा गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। घनानंद, यह किसके बारे में कहा है? यह शुक्ल जी ने घनानंद के बारे में कहा है कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की जो सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख जो थी वो घनानंद जी को थी। घनानंद जी का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था।
घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त के कवि थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं, बोध एक रसिक कवि थे। तो बोध नहीं है, यहाँ पर बोधा है। बोधा जो है एक कैसे कवि थे, तो बोधा जो है वो एक रसिक कवि थे। बोधा रीति मुक्त के कवि थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं, रीति काल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे देव। तो शुक्ल जी ने देव के बारे में कहा है कि ये रीति काल के कवियों में सबसे ज़्यादा प्रतिभा संपन्न थे। देव जो हैं वो एक रीति वर्ग के कवि थे। देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कथन देखते हैं, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो शुक्ल जी के द्वारा केशव को जो है वो कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। केशव का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव की दो रचना हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, इनकी प्रमुख रचना हैं। केशव दास जो हैं वो एक अलंकारवादी कवि हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीति काल का आरंभ चिंतामणि से मानते हैं। तो शुक्ल जी जो हैं वो हिंदी रीति ग्रंथों की जो अखंड परंपरा है वो चिंतामणि से ही मानते हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं, शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। तो शुक्ल जी के द्वारा प्रथम जो आचार्य माना है वो चिंतामणि को माना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि रीति काल नामकरण शुक्ल जी का दिया है। तो रीति काल को जो रीति काल नाम दिया है वह शुक्ल जी के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र को बालकृष्ण भट्ट की तुलना प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से की है। तो प्रताप नारायण मिश्र को तो एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को शुक्ल जी के द्वारा स्टील कहा गया है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। यह भारतेंदु मंडल के कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का प्रकाशन कानपुर से किया था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी ने इन्हें स्टील हिंदी का स्टील कहा था और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा था। तो इस क्लास में हमने पूरे 51 रामचंद्र शुक्ल जी के बहुत ही महत्वपूर्ण कथनों को हल कराया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें शुक्ल जी के कथनों से प्रश्न न पूछे जाते हों, और यह सभी जो हैं पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं। इन सभी को हमने बड़ी मेहनत के साथ एकत्रित किया है। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे ही रहें, जिससे कि आप एक सीट निश्चित प्राप्त कर सकें।